नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। सुबह के 8 बज चुके हैं और हम आपके लिए लेकर आए हैं सुबह की 8 बड़ी खबरें। पहली खबर काबुल से है, जहां अमेरिका के ड्रोन हमले में अलकायदा का सरगना अल जवारी मारा गया है। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि दिल्ली से है ये खबर, जहां आज पिंगली वेंकैया की याद में पीएम मोदी विशेष स्मारक डाक टिकट जारी करेंगे। तीसरी खबर, राज्यसभा में आज महंगाई पर चर्चा होगी। चौथी बड़ी खबर बिहार से है, जहां बीजेपी जेडीयू के साथ मिलकर ही 2024 और 25 में चुनाव लड़ेगी। पांचवी खबर यूपी से है, जहां गायिका फरमानी नज को धार्मिक गीत गाने पर फतवा जारी किया गया है। तो छठी खबर यूपी के गोंडा से है, जहां खेत बचाने के लिए एक मां ने अपने बच्चे को दांव पर लगा दिया। सातवीं तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां एक मासूम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। तो आठवीं खबर, जहां जवारी को ढेर किया गया है। तो ये 8 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर 8 बजे की, ये 8 बड़ी खबरें जिस पर हमारी नजर रहने वाली है। इन 8 खबरों पर रहेगी नजर और बताएंगे आपको कि आखिरकार इनमें डेवलपमेंट क्या है, क्या कुछ हुआ है। और सबसे पहले बात करेंगे अलकायदा चीफ अल जवारी की। अमेरिका को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल अमेरिका ने अफगानिस्तान में CIA ड्रोन हमले में अलकायदा चीफ अयमान अल जवारी को मार गिराया है। आपको बता दें कि 2011 में इसके संस्थापक ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद से आतंकवादी ग्रुप को सबसे बड़ा झटका लगा था। गौरतलब है कि जवारी ने अमेरिका में 11 सितंबर 2001 के हमलों में 4 विमानों को हाईजैक करने में मदद की थी। इनमें 2 विमान वर्ल्ड ट्रेड सेंटर यानी WTC के दोनों टावर से टकरा गए थे, जबकि तीसरा विमान अमेरिकी रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन से टकराया। चौथा विमान श्रिंकविले में एक खेत में क्रैश हुआ था। इस घटना में लगभग 3000 लोग मारे गए थे। वहीं अल जवारी की मौत पर जो बाइडेन ने कहा है कि अफगानिस्तान में हमारा मिशन कामयाब रहा। साथ ही उनका कहना है कि आतंक के खिलाफ ऐसे ही लड़ाई जारी रहेगी। तो अफगानिस्तान में CIA ड्रोन हमले में अलकायदा चीफ अल जवारी ढेर हुआ है, जिसे लेकर के अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी सामने आए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आतंक के खिलाफ ये लड़ाई ऐसे ही जारी रहेगी। काबुल में छिपा हुआ था अल जवारी, जिसे मार दिया गया है। On Saturday, at my direction, the United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan, that killed the emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. You know, Zawahiri was bin Laden's leader. He was with him the whole time. He was his number 2 man, his deputy at the time the terrorist attack of 9/11. He was deeply involved in the planning of 9/11. One of the most responsible for the attacks that murdered 2,977 people on American soil. For decades, he was the mastermind behind attacks against Americans, including the bombing of the USS Cole in 2000, which killed 17 American sailors and wounded dozens more. He played a key role in the bombing of U.S. embassies in Kenya and Tanzania, killing 224 and wounding over 4,500 others. He carved a trail of murder and violence against American citizens, American service members, American diplomats, and American interests. और हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट VN झा जी जुड़ गए हैं। VN जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। अमेरिका के हाथ ये बड़ी सफलता लगी है, जहां अलकायदा चीफ को मार गिराया गया है। जी मीनाक्षी जी, ये बहुत अच्छी खबर है और बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि जब से अमेरिकन जो सैनिक थे वहां से अफगानिस्तान चले गए थे, ऐसा सुनने में लगता था कि शायद अमेरिका का कोई भी होड़ नहीं है और अफगानिस्तान अमेरिका के रडार से बिल्कुल बाहर तो हो गया है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। अमेरिकन इंटेलिजेंस वहाँ अभी भी एक्टिव है, चाहे वो उनके अपने CIA के एजेंट्स हों या फिर और जो हायर्ड इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं वो हों। तो लगता है कि शायद कहीं ना कहीं क्रेडिबल इंटेलिजेंस जो है US को मिल रही है और
यूएस कहीं न कहीं ये इंटेलिजेंस गैदर करती जा रही है और ये एक दिन की बात नहीं है, ये ओवर द टाइम मतलब पिछले लगभग 1 डेढ़ महीने में यूएस इंटेलिजेंस जो है अल जवाहिरी के ऊपर में नज़र रख चुकी है और कहाँ है वो, उसका हाईअप कहाँ है, किस बिल्डिंग में वो रिहायशी इलाके में छिपा हुआ है, ये उनको पता था। वो शायद इसी चीज़ के लिए इंतज़ार कर रहे थे कि कब ऐसा अपॉर्चुन मोमेंट आएगा कि उस बिल्डिंग के ऊपर में अटैक किया जाए, जिससे जो सिविलियन कैजुअलिटीज़ होती हैं, वो कम हो। और ये न्यूज़ जो आई है अभी सैटरडे संडे की, तो उसमें जितने भी चीजें आनी चाहिए लाइफ में वो सारी चीजें नहीं आई हैं। जैसे ये ड्रोन जो है ये कब से वहाँ पे था, कहाँ से ये हुआ है, इस तरह के जो अटैक्स होते हैं या इस तरह के जो कैंपेन्स होते हैं, इसमें यूजुअली क्या होता है कि 24/7 आप नजर रखते हैं जी। उस टेररिस्ट पे या दुश्मन पे। तो ये किस तरह से इसको अंजाम दिया गया था, ये सब पूरी चीजें बाहर नहीं आई हैं, लेकिन ये तो बात जायज है कि यूएस ड्रोन उस एरिया में रहते हैं और थे और उन्होंने ये स्ट्राइक किया हुआ है। बिल्कुल मीनाक्षी। वीएन जी, यहाँ पर अभी कुछ भी चीजें क्लियर नहीं है कि आखिरकार ये ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया गया। हमने देखा था कि ओसामा बिन लादेन को जिस तरीके से मार गिराया गया, उसका पूरा एक वीडियो जारी करके बताया गया था कि कैसे आखिरकार अमेरिका ने इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया और इस पर कामयाबी हासिल की। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल तब खड़ा हो जाता है जब अफगानिस्तान में तालिबानियों का कब्जा होता है। तालिबान सरकार आने के साथ ही अफगानिस्तान से अमेरिका के सारे सैनिक बुला लिए जाते हैं। पूरी तरीके से अमेरिका अफगानिस्तान को खाली कर देता है, अपने सभी सैनिकों को वापस बुलाकर। ऐसे में अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में इतने बड़े मिशन को अंजाम देना कितना ज्यादा यहाँ पर उनके लिए भी चुनौतीपूर्ण रहा होगा, अमेरिकियों के लिए भी। जी हाँ, काफी चुनौतीपूर्ण रहा होगा क्योंकि आप ये चीज जान लीजिए कि जब यूएस फोर्सेस वहां से आ गई थी तो ये सिर्फ यूएस फोर्सेस नहीं आए थे, उनके या फिर जितने भी नेटो के वहाँ पे सैनिक थे, जितने भी देश वहाँ पे ऑपरेट करते, 22 देश या 28 देश लोग कहते हैं, 28 थे वहाँ पे। तो इन सारे देश को सपोर्ट करने वाले जो ग्राउंड सपोर्ट स्टाफ थे अफगानिस्तान के सिविलियंस, वो भी अफगानिस्तान से निकाल लिए गए हैं। तो अफगानिस्तान में अभी लगता था कि शायद अब नेटो के समर्थक कोई भी सिविलियन वहाँ पे नहीं रह गया, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अभी भी वहाँ पे हैं कुछ लोग जो कि पैसे लेके इंटेलिजेंस देते हैं और हालांकि अब ये तालिबान जो है वो उनके वीएन जी, पीछे क्या हम पड़ेगी। इन्हें खुफिया एजेंट्स कह सकते हैं? जी जी, तो अब तालिबान जो है वो उनके पीछे पड़ेगी कि किसने ये इंटेलिजेंस दिया, किसने ये यहाँ से खबर दी। शायद कोलैटरल अटैक उनके ऊपर में होगा। तालिबान जो है वो टेररिस्ट के बराबर ही है, किसी सरकार या मिलिट्री के इक्विवेलेंट नहीं है, ये टेररिस्ट के बराबर ही है। तो अब ये टेररिस्ट का जब वहाँ पे राज है तो वो देखेंगे कि कहाँ से उसको इन्फॉर्मेशन गई, किसने इन्फॉर्मेशन दिया था, और फिर उसके बाद में उसके ऊपर में वो जरूर अटैक करेंगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अल जवाहिरी जो ओसामा बिन लादेन का नंबर 2 था, वो मारा गया है और यूएस के लिए काफी गर्व महसूस कर रही है क्योंकि उसने काफी यूएस को डैमेज पहुंचाए थे। आपने बताया ही, तंजानिया था और मेरे ख्याल से कीनिया था, यहाँ पे उसने बहुतों को मारा था। मतलब जो बॉम्ब अटैक हुआ था उसमें लगभग 225 लोग मारे गए थे और 4,500 से लोग ज्यादा वहाँ पे घायल हुए थे। तो ये बहुत बड़ा अटैक था। तो अल जवाहिरी यूएस के रडार पे बहुत दिनों से, बहुत सालों से था और उसने अगर यूएस ने अभी सीआईए ने अगर इसको न्यूट्रलाइज किया हुआ है तो मैं कमेंट करता हूँ, मैं कांग्रेचुलेट करता हूँ अमेरिका को कि ऐसे टेररिस्ट जो हैं उनको चाहे जहाँ पे भी ढूंढना पड़े बिल में ढूंढ के मारना चाहिए। और यही एक सीख भारत के लिए भी है कि जब आप जानते हैं कि भारत के जो टेररिस्ट मतलब टेररिस्ट एक्टिविटी जो करते हैं भारत में, पाकिस्तान में छिपे हुए हैं, पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और वो आनंद से वहां पे बैठे हुए हैं क्योंकि हम उनको कुछ नहीं कर पा रहे हैं और हम
तो पाकिस्तानी सरकार को कहते हैं कि आप उनके ऊपर मुकदमा लीजिए, लेकिन वो कुछ नहीं करते हैं। मुकदमा ये और एक- नजरबंदी बस दिखाने के लिए दुनिया के सामने चलती रहती है, लेकिन असलियत क्या है उस सब से भी हम लोग वाकिफ हैं। वीएन जी, यहाँ पर एक बात और कि जिस तरीके से यहाँ बड़ी सफलता हाथ अमेरिका के जरूर लगी है, आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता, कब किस देश को नुकसान पहुंचा बैठे कुछ जानकारी नहीं होती है, लेकिन ऐसे में तालिबानी सरकार ने इसका पुरजोर निंदा की है, इसका विरोध किया है कि हमारे देश के अंदर घुस करके इस तरीके से यहाँ खुफिया एजेंसियों के द्वारा एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। इसे किस तरीके से देखते हैं? तालिबान सरकार इसकी घोर निंदा कर रही है। मीनाक्षी जी, हम लोग पहले जानते थे कि टेररिस्ट का कोई धर्म नहीं होता, आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन आज के दिन में ये जो एक्टिविटी चल रही है, जिहादी एक्टिविटी, इसका एक धर्म है। इससे हम लोगों को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो जिहाद चल रही है, जिहाद के नाम पे जो भी चीजें चल रही है, वो सिर्फ एक देश में नहीं चल रही है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इराक, ईरान, पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट, सब में, चाहे इजिप्ट हो, अभी अभी आपने सुना हुआ कि इराक में भी कुछ अटैक किए हैं। अभी वहां पे जो तुर्की है, उन्होंने वहां पे अटैक किया हुआ है। तो सीरिया खत्म हो गया, यमन खत्म हो गया, वहां पे इतने भी जहां जहां पे भी मुसलमान जो इस्लाम के खुद ही जो सेक्ट्स हैं, शिया वर्सेस सुन्नी, सुन्नी वर्सेस समथिंग एल्स, ये चल रहा है। और आज के दिन में अफ्रीका बिल्कुल तबाह के कगार पे है। नाइजीरिया, सूडान, आपने सुना होगा कितनी की कितनी लड़कियों को उन आतंकियों ने वहां से उठा लिया। तो एक धर्म है आज, और वो है रेडिकल इस्लाम, जो कि कंडेमनेबल है। कि हम सबको बैठ के ये चीज विचार करना पड़ेगा। इस्लाम को खुद ये विचार करना पड़ेगा कि वो जिस तरह से ये कैंपेन कर रहे हैं अपने सेवेंथ विंग, ये जो जिहाद है उसको वो सेवेंथ विंग मानते हैं, सातवां उसको तालिबानी डिक्टेट मानते हैं। तो इसको कैसे बंद करना चाहिए, इसको कैसे खत्म करना चाहिए, सबको मिलके उनको करना पड़ेगा। और ये इस्लामिस्ट को ही करना पड़ेगा। जो वर्ल्ड में अभी जो मॉडरेट मुस्लिम्स हैं, ये उन्हीं को करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत विचित्र स्थिति में है। पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट लगभग खत्म, तबाह हो रहा है। जहां भी इस्लामिक नेशंस हैं, वहां पे सिर्फ 4 को छोड़ के बाकी सब जगह में इस तरह से मारकाट, जो जिहाद के नाम पे जो जबरदस्तियां हैं, ये की जा रही हैं, ये कंडेमनेबल है। तो इसलिए आज के दिन में जिहाद जो चल रहा है, इसका एक धर्म है, और वो है रेडिकल इस्लाम। जी, जैसे कि आपने बताया कि पूरा मिडिल ईस्ट जो है एक तरीके से तबाह होते जा रहा हो, ईरान हो, इराक हो, सीरिया हो, या फिर अफगानिस्तान भी हमने हाल में देखा किस तरीके के हालात रहे हैं। लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान सरकार इसका पुरजोर विरोध कर रही है कि आखिरकार अलकायदा चीफ को क्यों मारा गया है। मानसिकता क्या होती है इसके पीछे? क्या ये समझ नहीं पाते कि देश का विकास जरूरी है, या फिर वहां पर धर्म की स्थापना? और क्या देश का विकास और धर्म एक साथ नहीं चल सकता है यहाँ? बिल्कुल ठीक कहा आपने, देश का विकास और धर्म। लेकिन बात जायज ये है कि आज के दिन में 57 इस्लामिक नेशंस हैं, धार्मिक राष्ट्र हैं, और ये जो हम लोग मिडिल ईस्ट की बात कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा वही है। तो एक धर्म है, इस्लाम राष्ट्रीय धर्म है, और वहां पे ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं। अब जहां तक बात है ये रेडिकल ग्रुप्स की, चाहे वो तालिबान हो, आज के दिन में 175 जिहादी ग्रुप्स हैं पूरे वर्ल्ड में, जिसमें से कि 34 जो है वो पाकिस्तान में ही है। तो इस तरह से जब पूरी दुनिया में ये आतंकी संगठन जो हैं, ये संगठन भरे हुए हैं, इनकी अपनी एक्टिविटी हर जगह में चल रही है। तो चाहे वो अलकायदा हो, चाहे और कोई विंग हो, सब ले दे के एक ही चट्टे बटे जो कहते हैं, तो सब एक ही ग्रुप में है। फाइनली ये जिहाद के विंग है। एक वर्ल्ड जिहाद काउंसिल है, छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन वर्ल्ड जिहाद काउंसिल है जो बाय एंड लार्ज इन सारे विंग्स को कोऑर्डिनेट करती है। आप हमारे जो खिलाफ जो पाकिस्तान में है, LET, ये भी क्या है, ये भी उन्हीं की, इसमें से कुछ जो है वो अलकायदा के होते हैं, कुछ और विंग्स के होते हैं। तो ये जितने भी विंग्स इनके हैं,
177 है आज के दिन में। बिल्कुल वीएन जी, 177। बिल्कुल धर्म के स्थापना होगी यहाँ इन राष्ट्र में या नहीं होगी, लेकिन इनकी तबाही सुनिश्चित है और ये देखी भी जा सकती है क्लियरली। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम बातें हमसे करने के लिए, शुक्रिया। और केंद्र सरकार आज राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर पिंगली वेंकैया की याद में एक विशेष स्मारक डाक टिकट जारी करेगी। स्वतंत्रता सेनानी की जयंती के उपलक्ष्य में दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डाक टिकट जारी करेंगे। इस कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। तो आज 8 बजे की दूसरी बड़ी खबर यह है, जहां पिंगली वेंकैया की याद में डाक टिकट जारी किया जाएगा। पिंगली वेंकैया वही इंसान हैं जिन्होंने हमें राष्ट्रीय ध्वज दिया है। और 8 बजे की 8 बड़ी खबरों में खबर तीसरी, विपक्ष के हंगामे के चलते 2 हफ्तों तक संसद की कार्रवाई बाधित रहने के बाद सरकार महंगाई पर चर्चा के लिए तैयार हो गई है। सोमवार को महंगाई पर लोकसभा में चर्चा हुई, आज राज्यसभा में महंगाई पर चर्चा होगी। राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने महंगाई पर चर्चा कराने की जानकारी दी है। आपको बता दें कि मॉनसून सेशन की शुरुआत से ही विपक्ष महंगाई पर चर्चा को लेकर के हंगामा कर रहा था। और अब नजर डालते हैं अगली खबर पर। महंगाई से परेशान कन्नौज की एक मासूम बच्ची ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। दरअसल क्लास फर्स्ट में पढ़ने वाली कृति पेंसिल रबड़ महंगी होने से परेशान है। उन्होंने पीएम मोदी को लिख करके पेंसिल रबड़ सस्ती करने की गुहार लगाई है। देखिए। पेंसिल और रबड़ बहुत महंगी हो गई हैं। महंगाई की मार से सिर्फ आप और हम ही नहीं, ये मासूम बच्ची भी बेहद परेशान है। यूपी के कन्नौज जिले के छिबरामऊ की रहने वाली इस मासूम बच्ची का नाम कृति दुबे है। कृति दुबे क्लास फर्स्ट में पढ़ती है और इनकी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इनकी पेंसिल रबड़ आए दिन स्कूलों में खो जाती है और जब अगले दिन स्कूल जाने के वक्त जब ये अपनी माँ से पेंसिल रबड़ की मांग करती हैं तो इन्हें महंगाई का हवाला देकर डांट दिया जाता है। इसी से परेशान होकर कृति दुबे ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर पेंसिल रबड़ और मैगी सस्ती करने की मांग कर दी है। रोज हम पेपर पढ़ते थे तो मेरे दिमाग में आया कि हम एक खबर ही बना दें महंगाई का। पेंसिल और रबड़ बहुत महंगी हो गई हैं। रोज पेपर पढ़ते थे इसलिए, और माँ और पापा बात करते थे तो सुनते रहते थे, वो आ गया। माँ ने टेबल लिखने को दिए, हमने टेबल छोड़ के इसको लिख दिया। पेंसिल रबड़ के साथ साथ कृति मैगी के महंगे होने से भी परेशान है। कृति की मां का कहना है कि एक दिन वो बाजार में मैगी लेने गई थी जो उससे पहले के मुकाबले 2 रुपए ज्यादा महंगी मिली। ये अक्सर कर कुछ ना कुछ नया करती रहती है, तो इसके मन में हम लोग बात कर रहे थे कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, तो इसके मन में शायद यही ख्याल आया कि मैं लाओ मोदी को पत्र लिखूं। और हम लोग मन की बात भी सुनते हैं, तो इसने सोचा शायद मेरे मन की बात पीएम मोदी तक पहुंच जाए। हाँ, मैगी थोड़ी महंगी हो गई है और उस दिन ये एक दिन मैगी लेने गई तो इन्हें थोड़े 2 रुपए ज़्यादा की महंगी आई, तो जिन्होंने घर पे आके हमसे कंप्लेंट की कि माँ अब मैगी हो गई है, तो ये सब इन्हें पता लगा उस दिन कि हाँ सच में महंगाई बहुत बढ़ गई है। तो इन्होंने सोचा लाओ मैं मोदी जी को पत्र लिखूं। दिनों दिन बढ़ती महंगाई से आम जनता परेशान है और इसी वजह से मासूम कृति ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर गुहार लगाई है। अब देखना होगा कि इस मासूम की गुहार पर मोदी सरकार क्या फैसला लेती है। अश्वनी पाठक, न्यूज इंडिया, कन्नौज। और अब बात बिहार की, जहां बीजेपी जेडीयू गठबंधन जरूरी या मजबूरी, ये अब बड़ा सवाल बन गया है। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से ये तो साफ हो गया है कि बीजेपी आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 और विधानसभा चुनाव 2025 में अपनी गठबंधन साथी जेडीयू के साथ ही चुनाव लड़ेगी। लेकिन एनडीए का बिहार में चेहरा सीएम नीतीश कुमार होंगे या नहीं, इस पर कंफ्यूजन बरकरार है। देखिए। बिहार में बैकफुट पर बीजेपी।
क्षेत्रीय पार्टियों के साथ साधे की सत्ता का समीकरण। बीजेपी जेडीयू गठबंधन जरूरी या मजबूरी? बिहार एनडीए में खींचतान की खबरों के बीच बीजेपी संयुक्त मोर्चे की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक हुई। इस बैठक के बाद बीजेपी ने एक तरह से गठबंधन के भविष्य को लेकर उठ रहे सवालों पर विराम लगाने की कोशिश की है। 2 दिवसीय बैठक के बाद बीजेपी ने ऐलान किया कि बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के साथ बीजेपी का गठबंधन जारी रहेगा। केंद्र सरकार में मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने भी पार्टी के फैसले की पुष्टि की। गिरिराज सिंह ने कहा कि हम लोग सब दिन जेडीयू के साथ चुनाव लड़ेंगे, केवल 2024 या 25 नहीं, आगे भी। तो हुआ है कि खूब हम सब दिन साथ लड़ेंगे। अब जब 24-25 हम सब दिन साथ लड़ेंगे। वहीं बिहार बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने भी साफ कर दिया कि बीजेपी हमेशा गठबंधन का धर्म निभाती है। हमारी सरकार 25 तक के लिए बनी है, इसलिए नीतीश कुमार के नेतृत्व में हमारे केंद्रीय नेताओं ने कह दिया है कि 24 और 25 का भी चुनाव हम उन्हीं के नेतृत्व में लड़ेंगे। कोई बयानबाजी नहीं है, हमारा गठबंधन अटूट है और बहुत लंबे समय से चल रहा है। 1996 से समता पार्टी जब थी उस समय से हमारा गठबंधन रहा है और उस गठबंधन को बीच के कालखंड को छोड़ दीजिए तो लगातार चलता आ रहा है। बयानबाजियां होती है लेकिन उन बयानों के पीछे नहीं जाइए, हमारा गठबंधन की एकता और अटूटता को ध्यान में रखिए। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने तो यहां तक कह दिया कि बिहार की जनता ने हमेशा नीतीश कुमार को अपना नेता चुना है। बीजेपी बिहार में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करती है तो उससे उनकी पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा मंतव्य दिया गया वह लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के संदर्भ में, तो उनको अपना मत देने का, मंतव्य देने का अधिकार है। और बिहार की जनता की जो अब तक के फलाफल रहा है, जो विधायकों की संख्या के बदौलत, जनता के जनादेश के बदौलत नीतीश कुमार जी राज्य के नेतृत्व करता रहे हैं और इसमें कहाँ कोई संशय है? कोई संशय भी नहीं है। बीजेपी और जेडीयू के एक साथ चुनाव लड़ने पर बिहार के प्रमुख दल आरजेडी भी बयानी तीर चलाने से कैसे पीछे रह सकते हैं। आरजेडी प्रवक्ता ने यहां तक कह दिया कि बीजेपी एक और क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ने की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर उन्हीं की पार्टी के सीनियर नेता क्षेत्रीय पार्टी को खत्म करने की बात कर रहे हैं। एक और कह रही है कि 24 और 25 के चुनाव का भी गारंटी दे रही है बीजेपी कि हम लड़ेंगे जेडीयू के साथ, और दूसरी ओर आप देखिए वो क्षेत्रीय पार्टियों को समाप्त करने की बात कर रही है। अभी नीतीश कुमार ही तो इसीलिए अभी देखिए आगे आगे होता है क्या। जो गठबंधन बेमेल का है ये बता रहा है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ है, गठबंधन में सहज स्थिति नहीं है। इसलिए बीजेपी के नेता बार बार नीतीश कुमार जी पर डोरे डाल रहे हैं, लेकिन जेडीयू दूरी बना रही है। ये कच्चे धागे पर टिकी ये गठबंधन किसी भी समय टूटेगी। बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच कई बार टकराव जैसे हालात देखने को मिले, हालांकि नीतीश कुमार अपने रुख पर अड़े रहे। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी नीतीश कुमार की ओर से आरजेडी के साथ जाने के संकेत मिलने के बाद ही बैकफुट पर आई। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारिणी की बैठक तो खत्म हो गई और यहीं से अटकलों का बाजार भी ठंडा हो गया। शीर्ष नेतृत्व ने तय कर दिया है कि 2024 या 25 जो भी चुनाव होंगे नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। ये तो तय है कि अगर विकास की बात होगी तो नीतीश कुमार का नाम बिहार में सबसे पहले आएगा। अब देखना यह है कि 2024 और 2025 का जो चुनाव होगा उसमें बीजेपी की रणनीति क्या कुछ होती है। सहयोगी ऋतिक के साथ संजीव राय, न्यूज़ इंडिया, पटना।